कहानी की शुरुआत में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड रिया को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी गांव से शहर में आई थी। और इसे देखकर काफ़ी सारी मेड्स बातें बनाने लगती हैं कि ओहो, तो ये है वो लड़की जिसकी जगह पे के हमारी मैडम जिनको स्विच किया गया था। अब असल में रुआन फैमिली की रियल बायोलॉजिकल डॉटर तो यही होती है, लेकिन इसकी जगह ले ली थी जुन ने, जो कि वैसे तो गांव में रहती थी, लेकिन बचपन में ही उसे इसके डैड ने अडॉप्ट कर लिया था और इसे उसकी जगह पे गांव भेज दिया था। अब असल मसला ये बन रहा था कि उनकी फैंग फैमिली के साथ पहले से ही डेट फिक्स हो चुकी थी उस मैडम जुन की, लेकिन अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा था, मीन कि उसकी डेथ हो गई थी, फिर भी उन लोगों ने कहा था कि हम आपकी बेटी की शादी ज़रूर उस डेड पर्सन से करना चाहेंगे। इसी वजह से ही मजबूरी में आके उन्होंने फिर इसे शहर में बुला लिया कि अब जून तो उस डेड पर्सन से शादी नहीं करने वाली, उसकी जगह पे यही करेगी। आज ही रिया की बर्थडे भी होती है। जैसे ही आगे आके केक को देखती है तो खुश हो जाती है कि क्या ये मेरा बर्थडे केक है, लेकिन वो कह देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अभी काफ़ी लेट हो रही है तो तुम्हें जाना होगा यहाँ से। उसे इस केक में से कुछ भी हिस्सा नहीं देते हैं। बाकी सारी बात का उन्होंने इसे समझा दिया था कि कुछ भी गलती नहीं करनी है तुमने। ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ पे हमें इसके भाई शुन को भी दिखाया जाता है, जो कि दूसरी बहन जुन का ही साथ देता है, ना कि इसका। ये भी फिर उदास होकर चली जाती है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, उधर तो मिल ही जाएगा। जैसे ही एंटर हुई थी उनके मेंशन में तो आगे से इससे इसका बैग ले लिया गया था कि फिल्दी थिंग्स तो बिल्कुल इस साइड पे लानी ही नहीं है। बटलर अंकल आगे जो भी इसने करना था वो समझा के चले जाते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। समझ ही नहीं आ रही थी रिया को कि मैं क्या करूं, इन लोगों ने भी मुझसे खाना नहीं पूछा। अब जैसे ही देखती है कि हमारे हीरो की फ़ोटो के साथ ही एप्पल्स पड़े हैं, तो ये उनमें से एक एप्पल उठा के खाने ही लगती है कि तभी हमारा हीरो आके इसे पकड़ लेता है। ये तो उसे देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी कि क्या मतलब कि मैं तो सिर्फ आपका एक एप्पल खाने लगी थी और आप घोस्ट बन के मुझे हंट करने के लिए आ गए हैं। तो वो फ़ौरन से ही कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसे अंदाज़ा हो जाता है कि मिस्टर फैंग, जो कि हमारे ड्रामे के हीरो हैं, वो असल में मरा ही नहीं है बल्कि मरने का नाटक कर रहा है। ये पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कह देते हैं कि उनको उन लोगों का पता चलाने के लिए जो कि मुझे मारना चाहते हैं। खैर फिलहाल इसे ये सारी सच्चाई का पता होता है कि ये लड़की अभी अभी गाँव से आई है, जिससे कि मेरी शादी होनी थी वो तो कोई और ही है। उसे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी होती है। अब जैसे ही किसी के आने की आहट सुनते हैं तो फ़ौरन से ही इसमें छुप गए थे। कुछ मेड्स आके देखती हैं कि आगे से तो वो लड़की गायब है जिसे कि यहाँ पे लेके आए थे, ज़रूर डर के मारे भागी गई होगी। अब उन मेड्स के जाने के बाद ही ये इसमें से उठाता है और नोटिस करते हैं कि ये तो सो गई है। वो अभी इसे उठा के अपने रूम में ही लेके जाने लगा था कि जैसे ही आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि कहीं मिस्टर फैंग उसे कुछ कह ही ना दे कि वो उनके मेंशन में जो एंटर हुई थी। वो इसे इतना डरा हुआ देख के कह देता है कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए बता दो, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तो ये कह देती है कि मुझे इस वक्त केक खाना है, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। अब नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि जैसे कि इसने मांगा था वो फ़ौरन से इसके लिए केक लेके आ जाता है। यार इसे इतने प्यार से खाते हुए देख के पूछ ही लेता है कि मतलब क्या तुमने पहली दफ़ा केक को देखा है, कभी इतना खाना नहीं मिला। ये बस अपने खाने पे ही फोकस करती है। अब उसने तो इसे अपनी वाइफ मान ही लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं इसे ही अपनी लाइफ में एंटर करूँगा, और फ़ौरन से अपनी फैमिली की रिंग इसके हाथों में पहना देते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, बाद में हमारी मुलाकात होगी। इसने तो ये नोटिस कर लिया था कि वैसे दुनिया के सामने तो ये मर गया, इसके पीछे कोई ना कोई तो इसका रीज़न होगा। तो फ़ौरन से कह देती है कि आप टेंशन मत लेना, आपने मुझे इतना सारा केक खिलाया है और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप ज़िंदा हैं। वो भी कह देते हैं कि ठीक है। वो तो वहाँ से चला गया था। अगले दिन इसकी मॉर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। अब जो भी लेफ़्ट ओवर्स पड़ा हुआ था केक ये खाने लगती है। तो इसके लिए जो यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट हायर करके गया था मिस्टर फैंग, वो कह देती है कि नहीं आप ये मत खाएं, मैं आपके लिए न्यू लेके आती हूँ। बल्कि इसे खाने की टेबल पे ही ला के बिठा देती है, जहाँ पे कि फ्रेश खाना इसके लिए रेडी था। स्पेशली कि एक ड्रेस भी और ज्वेलरी भी आ जाती है कि आज के दिन आप ये पहनेंगी। फिर हमें इनके इस घर में दिखाया जाता है इसके पापा को, इसकी स्टेप सिस्टर को,
एंड इसके भाई को भी, जो कि आते ही गुस्सा करने लगे थे कि हमें इस वक्त रिया नज़र नहीं आ रही है, वो किधर गई है, कहीं यहाँ से भाग तो नहीं गई, हमें तो ये लड़की फैंग फैमिली में शर्मिंदा करके ही रहेगी। अब यही सारी बातें चल रही होती हैं कि ऊपर से रिया आ जाती है। अब उसको इतना बन ठन के संवरा हुआ देख के तो ये और ज़्यादा ही गुस्सा कर गए थे कि तुम कहाँ चली गई थी और इतना संवर के क्यों आई हो, कि तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो तो इसे उल्टा थप्पड़ ही मार देते हैं। यहाँ पे इसका भाई तक इस पर गुस्सा करने लगा था कि तुम ज़रूर हमें एम्बेरस करके ही छोड़ोगी। ये उन सबको कह रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं, जैसा कि आप समझ रहे हैं। और मन में भी सोच रही थी कि अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि मेरे हस्बैंड तो ज़िंदा हैं, वो मरे थोड़ी ही ना है। और इधर ये उस साहब के पास आए बैठे होते हैं जिसने कि इसकी गाड़ी ख़राब करने की कोशिश की थी, तभी तो इसका एक्सीडेंट हुआ था। ये तो शुक्र है कि फैंग बच गया था। अब वो आगे से रो धो रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि किसने मुझे ऑर्डर दिया था। हाँ, एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, वो मैंने रिसीव की। आगे से पैसों के बदले मुझे आपका जो भी काम था वो करने का बोल दिया और मैंने वो किया। प्लीज़ मुझे बख्श दें, मुझे माफ़ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन हमारा हीरो इतनी आसानी से तो नहीं बख्शने वाला था। यार फिर भी अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि अब जो भी कार एक्सीडेंट के पीछे जिसका भी हाथ है, मुझे बस हर हाल में उसकी खबर चाहिए और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। बाकी जैसे कि उसके घर में वो रुआन फैमिली आ चुकी थी, इस बारे में भी उसे खबर मिल चुकी होती है और वो फ़ौरन से ही हेल्प करने के लिए जाने लगा था रिया की। रिया को भूख लग रही होती है, यहाँ पे खाना पड़ा होता है, वो ठोंस ठोंस के खाने लगी थी। और ये सब कुछ तो इसकी बहन से बर्दाश्त नहीं होता कि इसने तो देखो कैसे ज्वेलरी पहनी हुई है, इसके एयर सेट हैं, ये तो फुल मज़े में और मैं रह गई। अब मुझे थोड़ी बहुत जलन भी हो रही होती है। वो इससे ये सब कुछ छीनने की कोशिश करती है कि ये मुझे पकड़ा दो, ऐसे ही कोई देख लेगा तो क्या सोचेंगे। ये जब मना कर रही होती है तो वो उल्टा अपने पापा को भड़काने लगी थी कि ये देखा, मैं तो इसके लिए अच्छा कह रही हूँ ना, जब कोई इसे यहाँ पे देखेगा फ्यूनरल में तो वो क्या सोचेंगे कि कैसे तैयार हुई खड़ी है। और इसका ये जो नेकलेस वगैरह छीनने की कोशिश करती है, हालांकि ये मना करती रह जाती है। इसी बीच ना सिर्फ उसका नेकलेस टूट गया था, वो वाली रिंग जो कि मिस्टर फैंग ने इससे पहनाई थी वो भी उसके हाथ में आ जाती है। और ये देखकर तो सारे और ज़्यादा उस पर भड़क जाते हैं कि क्या ये तुमने चोरी की है, क्योंकि ये तो फैंग फैमिली की है और तुम्हारे पास क्या कर रही है। फैंग तो खुद भूत बनकर तुम्हें आके देने से रहा। ये कह देती है कि आप लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे फैंग नहीं दी है। आगे से पापा इसे थप्पड़ मार देते हैं कि अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती हो, ये तुमने चोरी ही की होनी है, तुम्हें भला किसने देनी थी ये। इस बेचारी की तो शामत इन सभी के ही हाथों आई होती है कि तुम तो बहुत ही बदतमीज़ बन गई हो, मैं अभी के अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करोगी। और तभी ऊपर से हमारा हीरो भी आ जाता है मास्क पहने हुए। अब उसे पता चलता है कि ये मुसीबत में है और उसकी हेल्प करने के लिए ना आता, ऐसे कैसे हो सकता था। यहाँ पे इनका पर्सनल बॉडीगार्ड ताओज़ो वो भी उनको मना कर रहा होता है कि देखें आप लोग यहाँ पे ये सारा कुछ मत करें। और वैसे भी इससे पूछते हैं कि तुम कौन होते हो उसे प्रोटेक्ट करने वाले, एक बॉडीगार्ड ही हो ना। तो वो कह देता है कि हाँ चाहे बॉडीगार्ड ही सही, लेकिन यहाँ कहीं हो ना, मेरी मर्ज़ी में चाहे जो करता फिरूँ। अब इवन के पापा भी उस पर गुस्सा करने लगे थे और इसका भाई भी। अब जैसे ही वो बताते हैं कि देखें आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए सामने फैंग की फ़ोटो पड़ी हुई थी कि अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर क्या करेंगे। अब वो माफ़ी मांग रहे होते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आए हैं मिस्टर फैंग। अब मौका का फ़ायदा उठाकर जुन रिंग दिखाने लगती है कि ये देखा इसने चोरी की हुई है, तभी तो हम सब इस पर गुस्सा कर रहे थे कि इसने ये अच्छा नहीं किया। अब जैसे ही वो ये रिंग दिखा रही होती है तो हमारा हीरो पकड़ के दोबारा से ये रिंग रिया को पहना देता है कि ये जिसकी है उसी के हाथों में रहने दो। और ये देख के इस मैडम को और ज़्यादा गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि मैं चाहे जो भी कर लेती हूँ, लेकिन ये देखो ज़रा, मतलब फुल मज़े में है। इवन कि उसने तो इस कंपनी के शेयर्स काफ़ी सारा कुछ रिया के नाम कर दिया होता है और इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि अभी फ़िलहाल तो मिस्टर फैंग ज़िंदा भी नहीं है और इसे सारा कुछ मिल रहा है, इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ होगा। अब जो कि ये सब पहले ही रिया से बदतमीज़ी कर रहे थे और इन्हें पनिशमेंट ना मिलती, ऐसे कैसे हो सकता था। गार्ड से कह के इन्हें घर से ही निकलवा दिया जाता है। एंड फिर इससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। मुझे ज़ोर से उसने नेकलेस खींचा था, इसकी गर्दन पे चोट लग गई थी। वो डॉक्टर को बुलाता है, इसका टेस्ट करवाते हैं, वो मेडिसिन लगा देते हैं। एंड ये भी कहने लगे थे कि इसकी बॉडी बहुत ही वीक है, बेचारी को लगता है इतने दिनों से खाना नहीं मिलता रहा था।
और ये देखकर इसे भी बुरा लग रहा होता है। वो तो स्पेशली जो कि इसका फेवरेट केक है वो मंगवा लेता है, लेकिन इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जिन पेरेंट्स के पास इसे गांव में भेजा गया था वो इसे खाना भी नहीं देते थे ढंग का। सारा दिन सारी रात काम करवाते रहते थे, इसी वजह से ही तो ये इतनी वीक पड़ गई, वरना और क्या बात हो सकती थी। ये सारी बातें इसने फेंग को बता दी थी। वो इसे तसल्ली दे रहा होता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं देखो तुम्हारा कैसे ख्याल रखता हूँ। ये अपने पापा को और ज़्यादा भड़का रही होती है उस रिया के ख़िलाफ़। वैसे भी जेलसी फील करती है कि उसे लाइफ में तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। अचानक ही इन्हें कंपनी से कोई कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से कि उन्हें वहाँ से जाना पड़ गया था। अब जैसे ही जून घर पे आती है तो सामने से इसके रियल पेरेंट्स खड़े होते हैं, जो कि अपनी बेटी से पैसे ही मांग रहे थे कि हम तुम्हारी वजह से उस रिया लड़की को लेके गए थे, लेकिन वो तो अब गांव से शहर आ गई है, हमारे साथ काम करवाने वाला कोई नहीं आ रहा, हमें पैसे चाहिए। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो हम मिस्टर वान को बता देंगे कि कैसे तुम हमें कहती रही थी कि उस लड़की को कितना पनिश करना है, उस पर कितने जुल्म करना है, खाना तक नहीं देना है, तुम्हारी शामत तो आ ही जानी है। ये अब जैसे ही मना करती है कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, तो वो आगे से थप्पड़ भी मार देते हैं कि ज़रा ना तो दो, फिर देखना कि कैसे हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। वो इसे ब्लैकमेल कर रहे थे, ये भी कह देती है कि चलो ठीक है मैं दे दूँगी पैसे। इधर ही हमें रिया एंड फेंग को दिखाया जाता है, जो कि बिस्तर से उठ ही रही थी कि ये फ़ौरन से उसे रोक देता है। वो तो यही पूछ रहा था कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बता दो, मैं ज़रूर तुम्हें दूंगा, और खाने के अलावा भला इसे और क्या बात हो सकती थी। जैसे ही कहता है कि आज हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाएंगे, जो भी तुम्हें पसंद है वही करेंगे, ये खुशी से उसे हक कर लेती है और वो तो इसे उठा के वहाँ से जाने ही लगा था। हमें साफ पता चल जाता है कि जैसे फेंगी से लाइक करने लगा है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों को रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है और यहीं पे हमारी जुन की एक फ्रेंड पे नज़र पड़ती है, जो कि इस रेस्टोरेंट पे आई थी, बट आगे से उसे पता चलता है कि ये पूरा मिस्टर फेंग ने ही बुक करवा लिया। वो कहती है क्या पूरा बुक करवा लिया, ऐसे कैसे हो सकता। वो जैसे ही अंदर घुसती है तो देखती है कि यहाँ पे तो जुन की वही वाली गाँव वाली बहन आई हुई है, और मतलब उसकी क्या मजाल कि वो इधर एक लड़के के साथ बैठी खाना खा रही है। फिलहाल हमारी जो ने मास्क चढ़ाया हुआ था तो ये उसे पहचान नहीं पाती है कि ये फेंगी है। वो आते ही उस पर काफ़ी सारे गुस्सा करने लगी थी कि इसका मतलब है कि तुम मिस्टर फेंग को चीट कर रही हो, हालांकि वो मर भी गया है, फिर भी तुम्हारी इतनी जुर्रत के यहाँ पे आके खाना खा रही हो, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है। अब ये सारी बातें तो रिया से भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो जब उसकी टक्कर का उसे जवाब देती है, अब तो इन मैडम का पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है। वो जैसे उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो फेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था कि ज़रा इसे हाथ तो लगा के दिखाओ। ये अभी भी आप पे से बाहरी हुए जा रही थी कि तुम्हारी खबर खैर नहीं है, मैं अभी सबको बताती हूँ कि तुम कैसे चीट कर रही हो। आगे से तो रिया ने उसे थप्पड़ ही मार दिया था और इवन के मिस्टर फेंग तक ने इसे पकड़ लिया होता है। इसने तो उसे अच्छे खासे बाल खींच लिए थे, क्योंकि उस मैडम ने इसे ये तक कह दिया था कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, बल्कि तुम ही अपनी माँ को खा गई। एंड उसके बाद तुम्हारे पापा तक तुमसे लव नहीं करते हैं, बल्कि वो तो जुन से ही करते हैं। तुम्हें गांव तक भेज दिया और तुम्हारी बस इतनी ही इज्जत है। जाहिर है तो फिर रिया को गुस्सा तो आना ही था। उसे इमोशनल होता हुआ देख के अब ये तसल्ली दे रहा हो। ये अब फिर उसे कह रही होती है कि क्या वाकई में पापा अर्जुन मुझे ऐसे समझते हैं, मुझसे लव नहीं करते हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तो वो कह देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इधर इस मैडम को गुस्सा आ रहा होता है कि रिया ने मेरी इतनी ज़्यादा पिटाई लगाई यार, वो भी एक लड़के की वजह से। फ़ौरन से ही कॉल मिला दी अपनी बेस्टी को एंड उसे सारी बात का बता देती है कि आज जो कुछ भी हुआ, और ये भी नहीं खबर होती है उसके लिए कि कैसे उसकी बहन किसी और लड़के के साथ थी। अगर ये उसने फेंग फैमिली को बता दिया तो इस तरह तो रिया की शामत आ ही जानी है। ये न्यूज़ सुन के उसे तो खुशी हो रही होती है कि अब तो रिया की खैर नहीं। अब जो कि इन्होंने कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, इन्हें घर पे ही दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी शॉपिंग को देखो, मैं ज़रा कुछ काम निपटा के आता हूँ। ये अपनी ड्रेस देख रही होती है जो कि प्रीटी सी फेंग ने इसे बाय करके दी थी। ऊपर से ही फेंग की ग्रैंडमा को लेके पहुंच आई थी जुन भी, जो कि आते ही यही कह रही होती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे ये आपके पोते को चीट कर रही है, मतलब किसी और के साथ ही डेट पे गई हुई थी।
और इवन कि अभी तक तो उसका फ्यूनरल वगैरह भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ देख के इसे बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि ये बोलने की कोशिश करती है, कोई उसे बोलने तक नहीं देता है। ये जो कि अपने असिस्टेंट के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था, आवाज़ सुन के फ़ौरन से साइड पे चुप जाते हैं। इधर ग्रैंड माँ भी भड़क रही होती हैं कि तुमने ऐसा करने की जुर्रत भी कैसे की। ये कह देती है कि कोई मेरी बात भी सुनेगा, मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे तो इसके बाल तक खींच लिए थे जुन ने, और काफ़ी ज़्यादा भड़कती है कि मेरे पास तो प्रूफ भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे ये किसी और लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। हालांकि ये कहती भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। कुछ फ़ोटोज़ एडिट करके इसने ग्रैंड माँ को चेक करा दी थी, और ग्रैंड माँ भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है कि आज तो हम इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। खैर, इससे पहले कि वो मज़ीद इस बेचारी को पनिश करती, ये भी ग्रैंड माँ को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती हैं। अब तो ग्रैंड माँ का पारा और ज़्यादा हाई हो गया था कि लड़की तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अभी भी इन लोगों ने उसे पकड़ के रखा। तो हालांकि ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्या करती, इसकी भी मजबूरी ही थी कि इतने सारे लोग थे और ये अकेली नन्ही सी जान, वो इसे फिर से पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि मज़ीद इसे बदतमीज़ी करते, ऊपर से फिर असिस्टेंट मास्क चढ़ा के आ जाता है, और इसे किसी और ने नहीं बल्कि फैंग ने ही भेजा था। वो आके सबको बताता है कि ये किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ ही गई थी, और अपना मास्क भी उतार देता है कि हमने सारे मामलात में ज़ाहिर है फैंग की जो प्रॉपर्टी वगैरह इसे ही मिलनी है, तो उसी बारे में डिस्कशन करने के लिए ही वहाँ पे गए थे। अब तो इसकी हालत चेक करने वाली होती है। अब यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली थी इस जून मैडम को। ग्रैंड माँ तो जून को इसी जगह पे बिठा के वहाँ से चलती बनती हैं। ये उदास सी खड़ी होती है तो फैंग आ जाता है। ये कहती है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दिया है। तो वो कहता है कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि आज तो तुमने बहुत ही हिम्मत दिखाई है अपनी। इसे गुस्सा आ रहा था कि मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उस रिया को, जितना ही उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हूँ उतना कुछ भी नहीं होता। ये तो मज़े से वहाँ से फैंग के साथ चली ही जाती है, और जो कि ड्रेसेस अपने लिए बाय करके लाई थी वो उसके सामने पहनती है। इतनी क्यूट लग रही होती है कि हमारा ये इसे नज़रें हटा ही नहीं पाता। मुझे इसकी आंख के नीचे मोल होता है, वो इसे दिखाने लगी थी कि ये कितना ज़्यादा प्यारा है और आपको सूट भी करता है। अब इसने उसके लिए कुछ कैंडीज़ वगैरह मंगवाई थी, वो इसे टेस्ट करवाता, बहुत ही मज़े की लगती हैं। एंड ये बैग उसे भी चखाने लगी थी। हालांकि वो इतनी स्वीट्स वगैरह नहीं खाता, लेकिन इसके हाथों से खा लेते हैं आज। इधर इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी क्योंकि 3-4 घंटे हो गए थे और ये घुटने टेक के यहीं पे बैठी हुई थी, और पापा इसका भाई से ढूंढते हुए आ जाते हैं। हालांकि उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थोड़ी ना है, फिर भी वो इसकी केयर करते हैं। अब जैसे उन्हें नज़र आता है कि ये किस कंडीशन में बैठी हुई थी, और ये तो रिया के ख़िलाफ़ और ज़्यादा उन्हें भड़काने लगती है कि ये बस उससे नफ़रत करे और हमेशा इसकी जगह इस रूहान फैमिली में बनी ही रहे, ना कि रिया की। इधर असिस्टेंट कह रही होती है कि आप टेंशन मत लेना, आप ये कैंडीज़ खाएं, कोई भी आपको परेशान करने के लिए नहीं आएगा। बट तभी पापा ऊपर से आ जाते हैं। अब इसने अच्छा खासा इसके खिलाफ़ जो कर दिया था, वो इससे कहने लगे थे कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन को बुली करते हुए। ये भी कहती है कि क्यों, मुझे क्यों शर्म आनी थी, आपको पता भी है कि इसने आज मेरे साथ क्या किया था, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। खैर, वो लोग कहाँ इसकी बात पे यकीन करने वाले होते हैं, उन्हें तो जस्ट बिलीव होता है तो इस मैडम पे। अब तो रिया की बर्दाश्त से भी बाहर हो जाता है कि जब देखो मुझे यहाँ पे बुली करने के लिए आ जाते हैं। वो अपने गार्ड से कह के इन्हें उधर से भिजवा देती है, और इसे उदास सा बैठा हुआ देख के ऊपर से फैंग आ जाता है कि अब फिर क्या हुआ। वो तो बस यही चोरी चोरी चुपके से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे आखिर को दुश्मन कौन है जो कि मुझे मरवाने के चक्करों में है। एक दफ़ा मुझे पता चल जाए फिर मैं सबके सामने आ जाऊंगा कि मैं मरा नहीं हूँ बल्कि ज़िंदा हूँ। आगे से ये भी बता देती है कि कैसे पापा और भाई मुझे इतना ज़्यादा हेट करते हैं, सिर्फ वो जुन को ही पसंद करते हैं, मुझे नहीं। वो अभी से उठाता हुआ फिर रूम में ही लेके जाने लगा था। रास्ते में गाड़ी में जाते हुए कह देती है कि कैसे अब जल्दी वो लोग तो वेडिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि मिस्टर फैंग मर गए हैं, लेकिन फिर भी पीछे से प्रॉपर्टी वगैरह वो लोग तो रिया के नाम ही करने वाले हैं। मुझे वैसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैं चाहती हूँ कि अब की बार रिया की नहीं बल्कि मेरी शादी ही फैंग से हो, सब कुछ मुझे मिल जाएगा एंड आपको भी, हम सबको ही फ़ायदा होना है। तो इस बात पे इसका भाई भी इसका साथ देता है कि ठीक है, पहले से तुम्हारी शादी ही फिक्स हुई थी फैंग के साथ, तो अब की बार तुम्हारी ही उससे होगी, ना कि रिया की। हम रिया को ही वहाँ से ले जाएंगे। और ये सब कुछ सुन के खुश हो रही होती है कि अब रिया मैडम तुम तो गई,
ये उसके लिए वेडिंग ड्रेस पिक करने के लिए आ गए थे कि वैसे भी अब तो हमारी शादी होने ही वाली है। वो मरा थोड़ी ही ना था, अरे जिंदा ही तो होता है। और वो सबके सामने इसको लाते हैं कि इसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस प्रिपेयर कर दें, और बाकी ज्वेलरी वगैरह का तो बिल्कुल भी मना नहीं थी कि जो भी इसे पसंद आती है ये रख सकती है। और जैसे ही वो वेडिंग का ड्रेस पहनती है एंड ज्वेलरी भी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल एक डॉल लग रही होती है। इसकी खुशी कुछ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं चलती, क्योंकि पीछे से इसके पापा शुन एंड साथ ही साथ जुन भी आ जाते हैं। अब इसे पकड़ लेते हैं कि तुम तो गई, जल्दी से इसकी ज्वेलरी भी इस मैडम ने उतार के खुद पहन ली थी कि तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी शादी होगी। ये चीखती चिल्लाती हुई यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो फैंग ने इसकी आवाज़ सुन ली थी। वो दोबारा से इसे पकड़ लेते हैं कि इतनी आसानी से तो अब की बार बच के नहीं जाने वाली हो तुम, समझी तुम। और तभी ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। उसने मास्क ही पहना हुआ था। ये जल्दी से आके उसे हक कर लेती है कि देखा, मुझे बचाने के लिए आ गया ना। अब तो उसकी मजबूरी बन जाती है। यहाँ पे वो अपना मास्क उतार के इनको दिखाने लगा था कि मैं ही फैंग हूँ, मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूँ। अब ये सारे नील डाउन हो जाते हैं कि हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने पहले रिया पे जुल्म किया, उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अब जो कि इसने रिया की ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनसे उतार ली जाती है। और ये इन पे काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गया था कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसकी सज़ा तो आप लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। वो तो इनकी कंपनी को बैंकक्रप्ट करने को तैयार होता है, और इन सबको ही उन लोगों ने धक्के मार के स्टोर से बाहर निकाल दिया था। इसकी हालत ख़राब हो जाती है कि ओ नो, एक तो फेंक गया हाथों से, ऊपर से जब पापा और उनको मालूम होगा कि रिया कैसे गांव में जुल्म होते रहे हैं, फिर तो मेरी शामत आई जानी है। इन लोगों ने मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करना है। अब जो भी है मुझे कुछ ना कुछ तो और प्लान तैयार करना ही पड़ेगा उस रिया को ठिकाने पे लगाने के लिए। अब फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि फेंग जैसे ही किसी क्लाइंट से मिलने के लिए आता है तो वो अपने साथ रिया को भी लेके पहुंच आया था कि बोर नहीं होगी। अब यहाँ पे ड्रिंक की जगह पे वो दूध वगैरह पीने लगी थी, उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। अब जो उस क्लाइंट के साथ लड़की आई होती है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये है तो एक गांव की लड़की और इसे मिस्टर फेंग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हालांकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था वो साइन हो ही चुका था। रिया जैसे ही हाथ धोने के लिए आती है तो पीछे से वो लड़की भी पहुंच आई थी कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है फेंग, पता नहीं तुम्हें इतनी क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है, तुम्हें तो बल्कि यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। उनके हर कोई जो भी देखता है इससे जेलसी फील करता है तो छोटी सी, लेकिन देखो कैसे एक माफिया बॉस को इसने अपना घर विदा बना लिया। ये भाग के शुक्र है कि बाहर निकल ही आई थी, सामने से ही फेंग आ रहा था, उसे सारी बात का बता देती है। अब जो कि पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के साथ कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की। अब वो माफ़ी मांगने लगी थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके हस्बैंड ने तो इस लड़की को अच्छा खासा सबक सिखा ही दिया था। अब वो बार बार माफ़ी मांग रही होती है, ये भी कह देती है कि ठीक है, अब जो भी तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया उसको कंपनसेशन तो देनी पड़ेगी। पैसे भी कुछ अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन चाहे जो भी था उनका कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ बिल्कुल भी साइन नहीं होता। ये बाहर आ जाते हैं और उसे खोया खोया सा देख के पूछने लगी थी कि आपको क्या हुआ, तो वो कह देता है कि मैं उधर स्टॉल वाली लड़की को देख रहा था जिसके हाथ में फ्लावर है। ये भाग के जाके वो फ्लावर इसके लिए लेके आती है और उसका ये गेस्चर तो यहाँ पे हमारे हीरो को बहुत ही पसंद आता है कि क्या ये आप मेरे लिए लेके आई हो, एंड वो फ़ौरन से इसे किस कर देता है। और इस बात से अंदाज़ा हो ही जाता है कि फेंग रिया को कितना ज़्यादा लाइक करने लगा है। अभी भी इसे किसी पर्सन से मिलने के लिए जाना था तो वो कह देती है कि मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। अब वो भी उसे वहाँ से लेके चला ही गया था। अब जिस बंदे को इन्होंने पकड़ के रखा होता है उसके थ्रू मुझसे मालूम हो जाता है कि ये जो भी इसे मारने वाला था वो इसके अंकल और एक कज़न थे, इवन कि इसकी ग्रैंड माँ तक मिली हुई थी। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि आजकल तो अपनों का भी कोई हाल नहीं है। अब जैसे ही वहाँ से सीधा वापस पहुँचता है रिया के पास तो वो सो गई थी। वो अभी से घर पे लेके आता है, ये उसका हाथ पकड़ लेती है कि मैंने तो अभी आप नील डाउन होने के लिए जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसकी फ्यूनरल भी जल्दी होने वाली थी। अभी इसे अपने दुश्मनों का पता चल गया था तो ये खुद को अब एक्सपोज करने का फुल प्लान बना के इसने रखा ही होता है कि सबको अब पता चल जाना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अब ये यहाँ पे इसे रिया का ख्याल रखने का बोल के चला जाता है और इधर कंपनी में इसके अंकल और इसके ही कज़न को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स पे गुस्सा कर रहे थे कि अब तो वो मर गया फिर भी सब लोग हो के मेरे नाम शेयर्स नहीं कर रहे हो, मतलब मसला क्या आप लोगों को। वो कहते हैं कि ठीक है मानते हैं कि वो मर गया,
लेकिन अभी तक उसकी फ्यूनरल का इंतज़ाम तो नहीं हुआ है। और वैसे भी फ़िलहाल हमारे पास ऐसे भी कोई प्रूफ नहीं है कि फैंग ज़िंदा भी है कि वाकई में इस दुनिया से चला गया। अब तभी ऊपर से फैंग की भी एंट्री हो जाती है और मज़ीद सबको कंफर्म हो जाता है कि वो मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। अब इसके अंकल और इसका कज़न तो जेल में जाने वाले थे। उन्होंने जो भी घटिया हरकत की थी इस कंपनी को हथियाने के लिए, ये तो उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आज के दिन ही फैंग की फ्यूनरल थी और रिया को भी साथ में ही लेके जाया जा रहा होता है। और इस बारे में तो फ़ौरन से ही असिस्टेंट ने आके खबर दे दी थी अपने बॉस को। अब आगे जाके इसे मालूम होता है कि उसकी ग्रेव के साथ साथ इस बेचारी को भी ये तो फैंग के साथ ही दफनाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि पीछे से सारी प्रॉपर्टी वगैरह कहीं रिया के नाम ही ना हो जाए। इस वजह से ये बेचारी कहती रहती है कि मेरा क्या कसूर है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन ग्रैंड माँ कहाँ दया दिखाने वाली थी। उन्होंने अपने पोते पे नहीं रहम किया कि अपने बेटे और दूसरे पोते की खातिर उन्होंने उसे मारने तक का सोच लिया। इवन कैसे भी बेहोश कर देती हैं कि ये इधर से बाहर निकलने की कोशिश ना करे। तभी ऊपर से हमारा हीरो भी पहुंच जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब तो ग्रैंड माँ के चारों तबक रोशन हो जाते हैं कि क्या ये मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो तो आगे इन्हें ये भी बैड न्यूज़ देता है कि आपका प्यारा बेटा एंड प्यारा पोता जेल तक पहुँच ही चुके होंगे, जो कि उन्होंने भी गलत हरकत की है। अब की बारी आपकी ही है। यहाँ पे ग्रैंड माँ की शक्ल तो देखने वाली होती है। वो अब रिया को उठाता हुआ वहाँ से सीधा घर पहुँच जाता है। बाकी सारी मेड्स को भी मालूम हो ही गया था कि मिस्टर फैंग मरे नहीं बल्कि ज़िंदा है। और ये न्यूज़ तो सबके लिए ही काफ़ी शॉकिंग होती है। वो इसे रूम में आके लिटा देता है कि अब हमारी वेडिंग हो गई है। तो शर्माना किस बात का, उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है। अब इसके कपड़े भी गंदे हो गए थे, फेस भी। तो कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ एंड अपनी शर्ट से पहनाने को बोलने लगा था। जैसे ही वो रेडी होकर बाहर आती है तो ये उसके हेयर्स वगैरह ड्राई करते हैं एंड पे किस भी कर लेता है। बाहर ही आके काफ़ी सारी नैनीज को बुलाया होता है कि इसमें से जिसे चाहो तुम अपने लिए स्पेशल अपना पर्सनल कुक रख सकती हो। इसने भी यहाँ पे अपनी माँ की उम्र की लेडी को ही चूज़ किया था और वो हैरान रह जाती हैं। खैर इसने तो अपना मोबाइल तक उसे पकड़ा दिया होता है कि कोई भी मसला मसाइल हो आप मुझे मैसेज करके बता देना। वो तो खुद कंपनी जा रहा था, ये भी कह देती है ओके। और थोड़ी देर के बाद उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है, जो कि एक मीटिंग में बिजी था, नहीं देख पाता। फ़ौरन से उसे कॉल मिलाती है। अब वो चाहे जितना भी मसरूफ़ होता इसकी कॉल पिक कर लेता है एंड ये भी कहता है कि मैं घर पे आके ही तुमसे बात करूँगा। और यहाँ पे इसने सोच लिया था कि रिया ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की हैं तो अब मैं दोबारा से उसका कॉलेज में एडमिशन करवाऊँगा। नेक्स्ट ही दिखाया जाता है कि वो उसे कॉलेज लेके आ गया था एंड ये भी कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना एंड पिक करने के लिए भी मैं आ जाऊँगा। तो मैं किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना। और यही सारा कुछ तो उसकी बहन जुन ने देख लिया था कि क्या इसने दोबारा से स्टडीज़ ज्वाइन कर ली हैं। ये लड़की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। फ़ौरन से ही अपने पापा और भाई को कॉल मिलाती है कि पिछली दफ़ा का भी मुझे अफसोस है कि मैं तैयारी बर्थडे की नहीं कर पाई थी। हालांकि रिया ने बोला भी था कि उसे केक खाना है, लेकिन इस दफ़ा उसकी जब बर्थडे आनी है तो मैं वो पार्टी का अरेंज करना चाहती हूँ। अपनी जो भी गलती थी उसे सुधारना चाहती हूँ। ये सबके सामने अच्छे बनने का नाटक जो कर रही थी कि किसी को कोई भी शक ना हो। फिर हमें घर पे शुन को दिखाया जाता है जो कि रिया को लेने के लिए आया था कि हमने तुम्हारे लिए घर पे बर्थडे पार्टी का अरेंज किया। पिछली दफ़ा सेलिब्रेट नहीं किया था लेकिन इस दफ़ा सारी भरपाई कर देंगे। ये भी कह देती है कि चलो ठीक है मैं आ ही जाती हूँ। और फिर मैसेज करके फ़ौरन से इसने इस बारे में बता दिया था फैंग को भी कि उसे भी खबर होनी चाहिए कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। नेक्स्ट जैसे ही घर पे आती है तो आगे से काफ़ी सारे लोगों का अरेंज किया हुआ था इसने। ऐसे भी कहती है कि कोई भी विश मांग लो, पिछली दफ़ा नहीं मांग पाई थी तुम। अब जैसे ये खुश हो के विश मांग रही होती है कि सबको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, स्पेशली कि मेरे पापा और मेरे भाई को कि उन्होंने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। इससे पहले कि ब्लो करती आगे से इसकी कैंडल को तो इस मैडम ने बुझा दिया था। ये बस उसे शर्मिंदा जो करवाना चाहती थी सबके सामने। और फिर अपोलोजाइज करती है कि ये मैंने जानबूझ के थोड़ी ही ना किया, गलती से हो गया। रिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है यही केक वो अब जुन के फेस पे मार देती है कि अब बहुत हो गया। अब वो मासूम बनने लगी थी शुन और अपने पापा के सामने कि ये देखिए मैंने तो इसके लिए पार्टी का भी अरेंज किया था और इसने मेरे साथ क्या हाल कर दिया।
अब पापा रिया पे गुस्सा करने लगे थे कि देखो हमेशा तुम्हारी ही गलती होती है। वो कह देती है कि मैंने नहीं किया, इसे इस वक्त मुझसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए कि यहाँ पे बुला के मेरी इतनी इंसल्ट। लेकिन वो कहाँ मानने वाले होते हैं। इधर एक और लड़की आती है जो कि युन की फ्रेंड थी। कहने लगती है कि चलो कोई नहीं है, तुम अपना मतलब ऐसे दुखी मत हो, चलो हम बाहर बैक साइड पे चलते हैं, वहाँ पे डॉगी को देखते हैं जो कि फ्लफीस है, तुम्हारा मूड ज़रूर अच्छा हो जाएगा। ये भी उसके कहने में आके आ तो जाती है बाहर, बट आगे से इस मैडम ने तो इसे वो जो कि फ्लफ़ी डॉग था, सुना तो यही हुआ था कि वो बहुत ही ख़तरनाक है। ये उसे उसके केज में डाल देती है, बाहर से लॉक लगा देती है, इसका मोबाइल भी इसने वहीं पे ही फेंक दिया था और आगे अपनी फ्रेंड को कह देती है कि मैंने जो तुमने कहा था वो कर तो दिया, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। लेकिन वो खुश हो रही होती है कि बस अब की बार तो मेरी जान छूट ही जाएगी उस लड़की रिया से। रात हो चुकी होती है, रिया को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। फ़ोन भी कहीं साइड पे ही पड़ा हुआ था जो कि उसे उठाया नहीं जा रहा होता। ये भी परेशान हो रहा होता है कि इतना टाइम हो गया है, रिया से रब्ता नहीं हुआ। जैसे उसकी लोकेशन को ट्रेस करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है। फ़ौरन से ही घर पे आ गया था, उन सबसे पूछने लगता है कि कहाँ पे है रिया। तो वो झूठ बोल देते हैं कि वो तो यहाँ पे अभी थी, सही लगता है कि घर चली गई है। ये कहता है कि लोकेशन यहीं का बता रही है और आप लोग मुझे कह रहे हैं कि वो घर चली गई है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो फ़ौरन से ही इनके घर की बैक साइड पे आता है और केज में देखते हैं कि कैसे उस फ्लफ़ी से डॉगी के साथ ये सो रही है। उस डॉगी ने इसे कुछ भी नहीं कहा था, इवन कि इसकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी। वैसे अब बाद में जाते हुए गुड बाय भी बोल रही होती है। अब ये पूछने लगता है कि हाँ मुझे बताओ कि ये उस केज में उस डेंजरस डॉगी के साथ क्या कर रही थी। अब इसकी शामत जो आने वाली थी फ़ौरन से बता देती है कि हाँ ये मैंने किया था, लेकिन मुझे ये सब कुछ करने के लिए युन ने बोला था। अगर वो ना बोलती तो मैंने ऐसा क्यों करना था। अब सारे लोग मुझे ब्लेम मत दो, यही सुनना था। ऊपर से तो इसके वो जो रियल वाले पापा हैं वो भी आ जाते हैं कि पिछली दफ़ा हमने तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने नहीं दिए हमें। अब तो इसकी असलियत सबके सामने आ ही चुकी होती है कि कैसे इस लड़की ने उन्हें धोखा ही दिया था। मीन के वो इन्हें यही कहती रही कि मैं आप लोगों को पैसे दूंगी, रिया को स्कूल भी नहीं भेजना है, इवन के उससे खेतों में काम करवाने हैं, और उस पर कितना जुल्म सितम करते रहे। इसके इरादे तो यही थे कि वो मर जाएगी तो उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसके पापा और भाई के पास मैं रह जाऊंगी और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगी। बट ऐसा तो कुछ हो नहीं पाया। अब तो सबके सामने ये एक्सपोज हो ही चुकी थी। पापा रिया से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वहाँ पे इतने जुल्म होते रहे। लेकिन वो कहाँ माफ़ करने वाली थी, फ़ौरन से ही वहाँ से चली जाती है और पीछे से रोते धोते रह जाते हैं कि रिया चली गई। वो काफ़ी अपसेट होती है कि इतना सारा कुछ हो गया, जो भी था थे तो उसके पापा और भाई भी, लेकिन जो तो इन्होंने इसके साथ सलूक किया था इसका तो उन्हें छोड़ के आना ही बेहतर था। वो पूछते हैं कि वैसे अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो हम जा सकते हैं, घर पे नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। ये अब मून देखने के लिए ही पहुँच आए थे एक रूफ टॉप पे, जहाँ पे वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसे नींद आ रही होती है तो ये फैंक के शोल्डर पे अपना सर रख देती है और वो बड़े प्यार से इसे देखने लगा था एंड फ़ौरन से किस भी कर देता है। यहाँ पे तो हमें साफ पता चल जाता है कि उसने रिया को अपनी रियल वाइफ मान लिया था एंड कभी भी इसे नहीं छोड़ने वाला होता। और इनके इसी क्यूट से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।